President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। क्या आप भी इतिहास के उन पन्नों को देखना चाहते हैं जिससे शायद दूर दूर तक कोई नाता ही ना हो? नहीं ना, आज भाजपा ने नए मुद्दे को दुनिया में उजागर किया है, या यूं बोलूं कि आपकी याददाश्त खो तो नहीं गई है, उसे परखने की कोशिश हो रही है। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साल 1975 की याद आ गई है। वही 1975 जिसमें इमरजेंसी जैसे आपातकाल का जन्म हुआ। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि इमरजेंसी क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है। लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। वही भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपातकाल के बारे में बताएंगे, साथ ही विस्तार से ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में यह आपातकाल लगाया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला संसदीय सत्र बीत जाने के बाद ऐलान किया है कि हर साल 25 जून को इमरजेंसी लगाए जाने की याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में जारी हुए गजट नोटिफिकेशन की तस्वीर के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोसते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई की शाम सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जिसे रिपोस्ट करने में प्रधानमंत्री मोदी ने जरा भी देर नहीं की। 50 साल बाद इमरजेंसी की याद को सरकारी बनाने की इस कोशिश की एकमात्र वजह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तेवरों से पैदा हुआ भय है, जिनकी कोशिशों ने मोदी के महाबली होने का भ्रम तोड़ते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत पाने से रोक दिया। पीएम मोदी को लगता है कि इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को कोसने से उनके पोते राहुल गांधी कमजोर पड़ेंगे, जिनकी उम्र 1975 में महज 5 साल की थी। पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए सत्ता में आए थे, लेकिन 10 साल बाद देश एक दूसरे ही माहौल से गुजर रहा है। न सिर्फ कांग्रेस पुनर्जीवित हो उठी, बल्कि राहुल गांधी अपने संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए एक ऐसी बड़ी लकीर खींच रहे हैं जिसके सामने मोदी बौने नजर आने लगे हैं। ऐसे में संविधान हत्या दिवस की यह सरकारी पहल नफरत की आग में 50 साल पुरानी बासी कढ़ी में उबाल लाने की कोशिश भर रही है, जो माहौल में बदबू ही फैलेगी। इमरजेंसी का मामला बासी कढ़ी इसलिए है क्योंकि जनता की अदालत में इस पर फैसला हो चुका है। इंदिरा गांधी ने खुद इस फैसले की जिम्मेदारी लेते हुए सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया था। जनता ने इसे फैसला लेने में हुई चूक मानते हुए उन्हें माफ भी कर दिया था। नतीजा ये हुआ था कि 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा की 352 सीटें जीत ली थी, जो 1971 में गरीबी हटाओ के प्रचंड वेग में मिली सीटों से भी एक ज़्यादा थी। गौरतलब यह है कि महाबली मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आज तक इतनी सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई है। इमरजेंसी मुद्दे पर मोदी जी ने सदन में आवाज़ तो उठाई है, लेकिन शायद उन मुद्दों पर आवाज़ उठाना भूल गए होंगे जिसे वाकई हमारे देश में ज़रूरत है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पर। क्यों आखिर
इंदिरा गांधी ने बड़ा कदम उठाया। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी कि राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसले से इंदिरा गांधी की इमेज गरीबी के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्की की थी। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही हैं। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी और कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। बताते चले कि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वो कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे और हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यह मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए यह उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पक्का सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था और अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। ज्ञातव्य है कि इस समय देश में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी और इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दे। पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए और उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वो इस्तीफा न दें। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दिया तो फिर यह व्यक्ति इसे नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। वहीं इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गई और उन्होंने तय किया कि वो इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और इस केस की सुनवाई जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी और जज ने अपने फैसले में कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान
नहीं कर सकती हैं। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में उस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी और जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों और सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वो लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल लगाने को फैसला किया था। इसके अलावा इन कारणों ने भी इंदिरा को आपातकाल के लिए मजबूर किया था। पहला, इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था, जिसमें छात्र और संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गए थे। दूसरा, कोर्ट के आदेशों ने इंदिरा की हालात को पंगु बना दिया था, क्योंकि इंदिरा अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनके पार्टी के किसी नेता पर भरोसा भी नहीं था। तीसरा, इसके अलावा इंदिरा को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। इन हालातों में इंदिरा को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश द्वारा बुलाया गया असहयोग आंदोलन था। इसी आधार पर इंदिरा ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों के भड़काना देश में एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस प्रकार देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और उस तरह इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अमिट घटना बन गया है। उम्मीद है कि अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी को हटाना भी इंदिरा गांधी का ही फैसला था। वो इमरजेंसी के फैसले को लेकर कभी सहज नहीं थी। वो समझती थी कि देश को एक बीमारी लग गई है और जिसके लिए कड़वी दवा पिलानी पड़ रही है और बेटे के इलाज के लिए कड़वी दवा पिलाने की तकलीफ माँ को ही होती है। इमरजेंसी का फैसला वाकई गलत था। उन्होंने एक गलती की और उसे कबूल किया। देश की जनता ने इसे समझा और उन्हें जिताकर इमरजेंसी की कथा का 1980 में उद्घाटन कर दिया था और इसके बाद तमाम चुनाव आए गए और इमरजेंसी कभी मुद्दा नहीं बना। खैर, आपको क्या लगता है, इमरजेंसी एक मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।